रोल्स रॉयस कलिनन 10 करोड़ के प्राइस में आती है, काफी लग्जूरियस गाड़ी है, पर तब भी इस गाड़ी की 2000 से ऊपर यूनिट्स बिक जाती है एक सिंगल साल में। और कैलिफोर्निया में आपको काफी कॉमनली ये गाड़ी दिख जाएगी। बेंटली बेंटाइगा में आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है, काफी बढ़िया मटेरियल्स मिलते हैं, पर तब भी इस गाड़ी की एक सिंगल साल में 4000 से ऊपर यूनिट्स बिक जाती है। और 2 साल पुरानी आपको बाहर की मार्केट में 1 करोड़ से कम के प्राइस में मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट हर एक बंदे के लिए एक्सेसिबल है। रेंज रोवर का एंट्री पॉइंट ही 1 करोड़ से स्टार्ट होता है और यूज तो और सस्ती मिल जाती है। तभी इस गाड़ी की एक सिंगल साल में 40,000 से ऊपर यूनिट्स बिक जाती है। तो इन वाली लग्जूरियस एसयूवीज के अंदर जो वो एक्विजिट फैक्टर है, जो रेरिटी वाला फैक्टर है, एकदम खत्म होते जा रहा है, जिसके लिए टोयोटा ने लॉन्च करी है अपनी सेंचुरी एसयूवी, जिसकी एक सिंगल साल में सिर्फ 400 से भी कम यूनिट्स बनेगी। इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक शीशे मिलते हैं, स्लाइडिंग वाले आपको दरवाजे मिलते हैं, सेंचुरी वाली हिस्ट्री मिलती है। तो आज हम देखेंगे टोयोटा सेंचुरी क्यों इतनी कूल गाड़ी है। एक रियल टोयोटा सेंचुरी ओनर से बात करेंगे कि वो क्या फील करते हैं सेंचुरी के बारे में, और सेंचुरी एसयूवी को इंडिया में हम क्या ला सकते हैं या फिर नहीं। और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे और कूल वीडियो चाहिए सब्सक्राइब कर लो अभी के भी। तो सेंचुरी की हिस्ट्री में जाने के लिए हम चलते हैं 1965 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की इकोनॉमी काफी बढ़िया बूम कर रही थी, या फिर काफी बढ़िया इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रहा था। जापान के लोग काफी बढ़िया वेजेस कमा रहे थे, तो इसलिए हाईटेक जर्मन सेडान्स की डिमांड जापान में काफी बढ़ रही थी। तो इसलिए 1965 में निसान ने अपनी प्रेसिडेंट लिमोजिन को लॉन्च करा था जापान की इस लग्जूरियस नीड को केटर करने के लिए। अब टोयोटा वाले दोस्तों क्यों पीछे रहते, टोयोटा वाले भी अपनी गाड़ी पे काम करना शुरू कर दिए। और फिर 1967 में टोयोटा के फाउंडर साकीची टोयोटा की 100th बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च कर दी टोयोटा सेंचुरी। तो 100 साल उनको हो गए थे, तो इस गाड़ी का नाम भी सेंचुरी रख दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों नाम रख दिया इन लोगों ने। तो अच्छा हुआ अभी तो 69th बर्थ एनिवर्सरी नहीं थी। ये उस टाइम की जापान की सबसे हाईटेक गाड़ी थी, जो कि अपनी फर्स्ट जनरेशन के अंदर 1967 से लेके 1997 के बीच में 3 डिफरेंट आइटरेशंस के बीच में बिकी थी। G20, G30 और G40, जिसमें G20 में 3.0 लीटर का V8 था, G30 में 3.4 लीटर का V8 था, G40 में 3.5 लीटर का V8 था, जिनमें आपको सोचो पावर कितनी मिलती होगी, 150 हॉर्स पावर, एक क्रेटा जितनी आपको पावर मिलती थी। क्योंकि टोयोटा बुद्धिज्म वाली फिलोसफी से इंस्पायर होते इस गाड़ी को बनाते वक्त। वो चाहते थे कि इस गाड़ी का बेस्ट पॉइंट हो इसके अंदर की क्वाइटनेस, तभी इस गाड़ी का इंजन साइज काफी बड़ा रखा था और इसकी पावर काफी कम रखी थी, ताकि इंजन काफी शांतली पावर को प्रोड्यूस करे। साथ ही में इस गाड़ी में आपको एकदम सिंपल लुक्स मिलती थी, जिसमें एकदम सामने सिंपल बॉनेट था, सामने आपको सिंपल चौकोर लाइटें मिलती थी, क्रोम का काफी इस्तेमाल था। साइड में आपको लंबी सी गाड़ी थी, 5.2 मीटर की थी क्योंकि, और आपको एकदम स्ट्रेट रूफ लाइन, पीछे आपको लंबी लंबी टेल लाइट्स मिलती थी। इंटीरियर में आपको वुलन फैब्रिक मिलता था, जो कि काफी कम नॉइस प्रोड्यूस करता है और उस पर बैठने में काफी मजे आते हैं। साथ ही में आपको पीछे प्रॉपर टीवी स्क्रीन मिलती थी, बढ़िया बढ़िया पोगो देखने के लिए। आज से 60 साल पहले आपको सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स और आपको सॉफ्ट क्लोजिंग रेयर बूट लिड मिलती थी, ऑटोमेटिक गे लीवर मिलता था, इलेक्ट्रॉनिक इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था। तो उस टाइम की सबसे हाईटेक गाड़ी थी, जिसका उस टाइम प्राइस था $1,00,000 का, जो कि टोयोटा ने जानबूझ के ज्यादा रखा था, ताकि जापान के जो सारे एक्सट्रीमली बड़े पॉलिटिशियंस है और जो बड़े बिजनेसमैन है, सिर्फ वही इस गाड़ी को अफोर्ड कर पाए और इसकी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन रहे एज कम्पेयर टू हर एक बंदा जो कि इस गाड़ी को ले सकता है। पर तब भी 1985 के बाद जापान की इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो कर रही थी, ऑलमोस्ट बबल टेरिटरी में आ गई थी। हर एक जापान की कंपनी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 5x हो गई थी एज कम्पेयर टू जितनी होनी चाहिए थी। जापान की स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे थी, कुछ ज्यादा लोग पैसे कमा रहे थे। इसलिए 1985 में जहां पे इस गाड़ी की एक सिंगल साल में 1000 यूनिट्स बिकी थी, 1989 तक आते आते इस गाड़ी की सेल्स डबल हो गई थी और इसकी 2100 यूनिट्स बिकी थी। और ये भी कम पड़ रहा था जापानीज लोगों के लिए, इसलिए 1989 में टोयोटा ने इस गाड़ी का एक लिमोजिन वाला वर्जन लॉन्च करा, जिसमें इस गाड़ी की लेंथ 26 इंच से बढ़ा दी और सारी जो एक्सेस लेंथ है इसके पीछे वाले दरवाजे के अंदर डाल दी, जिसमें आपको तगड़ी और स्पेस मिलती है पीछे और आपको और बढ़िया एमिनिटीज मिलती है। पर ये सिर्फ थोड़े और एलीट लोगों के लिए रखा था, ऐसा नहीं है जापान का कोई भी उठता हुआ डोरेमोन वगैरह इस गाड़ी को खरीद रहा है। और दोस्तों आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि उस टाइम में सुनियो के पास भी यही वाली गाड़ी थी, आपने एक एपिसोड में देखी होगी। तो इससे दोस्तों पता चलता है कि ये गाड़ी कितनी ज्यादा महंगी थी और कितनी ज्यादा पॉपुलर थी जापान के अंदर। अगर सुनियो ने इस गाड़ी को खरीदा है, आपको समझ आ गई होगी भाई सुनियो उस टाइम जापान का सबसे अमीर आदमी था। तो अगर सुनियो के पास ये गाड़ी है मतलब ये बेस्ट गाड़ी थी बाकी। उसके पास पोर्शा 911 भी थी उस टाइम पे। तो सुनियो हैज गिवन द सर्टिफिकेशन फॉर द एक्सक्लूसिविटी ऑफ दिस कार। ये टोयोटा कितनी ज्यादा बढ़िया क्राफ्टमैनशिप का इस्तेमाल करते हैं इस गाड़ी को बनाते वक्त, और क्राफ्टमैनशिप का इस्तेमाल लेंसकार्ट भी काफी करते हैं अपने चश्मों को बनाते वक्त। ये दोस्तों मेरा ये वाला चश्मा भी लेंसकार्ट का, ये वाला मेरा हसलर सीरीज वाला चश्मा है लेंसकार्ट का, जो कि मैं जनरली एडिटिंग करते वक्त पहनता हूँ, क्योंकि इनके अंदर आपको फ्री ब्लू स्क्रीन ग्लासेस मिलते हैं, जो कि स्क्रीन की सारी हार्मफुल डिजिटल लाइट्स को ब्लॉक करता है और आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ने देता है। और साथ ही में ये काफी लाइट वेट चश्मा है और काफी स्टर्डी भी है। मैं आपको लिटरली दोस्तों ऐसे करके दिखाता हूँ,
ऐसे भाई फेंक के दिखा दो, कहीं इसके ऊपर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं खुद 1.5 साल से यही वाले फ्रेम्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और काफी लाइट वेट भी है, तो इसलिए भारी भारी कम लगता है। और साथ ही में लेंसकार्ट में आपको 500 प्लस फ्रेम्स मिलते हैं टू चूज फ्रॉम। और हसलर सीरीज में आपको 20 डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आपको व्हाइट पसंद आ रहा है, आपको पिंक पसंद आ रहा है, आपको ब्लू पसंद आ रहा है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और हाँ, साथ ही में जो लेटेस्ट वाला शार्क टैंक है, उसके अंदर लेंसकार्ट के जो को फाउंडर है मिस्टर पीयूष बंसल, वो भी यही वाले फ्रेम्स को पहन रहे हैं। सो द सीईओ हिमसेल्फ इज यूजिंग द प्रोडक्ट। और हाँ, लेंसकार्ट में आपको फ्री आई चेकअप भी मिलता है, तो बढ़िया आप अपना नंबर जान सकते हैं बिना कोई पैसे खर्चे। और साथ ही में बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ₹2000। और साथ ही में आपको फ्री कॉन्टैक्ट लेंसेस मिल रहे हैं, जो कि कलर्ड और नॉन कलर्ड ऑप्शन में आपको मिलेंगे। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट वाले लिंक पे क्लिक करो और अपने फ्री कॉन्टैक्ट लेंसेज को क्लेम करो और बढ़िया बढ़िया अपने आप को स्टाइलाइज करो विद लेंसकार्ट हसलर सीरीज। पर दोस्तों 1997 तक आते आते बाकी सारे वेस्टर्न कार मेकर्स ने अपनी कार्स को काफी एडवांस करना शुरू कर दिया था। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज ने अपनी एस क्लास के अंदर इंफ्रारेड कैमरास को डाल दिया था। रोल्स रॉयस ने अपनी गाड़ियों के अंदर स्टारलाइट रूफ डाल दी थी, गोल्ड एक्सेंट्स डाल दिए थे इंटीरियर के अंदर। बेंटली ने अपनी कार्स के अंदर W12 इंजन डाल दिया था और बढ़िया बढ़िया LED मैट्रिक्स लाइट्स डाल दी थी और एयर कुशनिंग वगैरह डाल दी थी, जिससे सारी गाड़ियां काफी एडवांस हो गई थी। तो टोयोटा को भी ऑब्वियसली अपनी गाड़ी को लुक्स वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड करना था, बट टोयोटा ने दोस्तों वही दोनों एस्पेक्ट को छोड़ दिया और अपग्रेड कर दिया। V8 को हटा के एक V12 इंजन डाल दिया 5.0 लीटर का। इसको दोस्तों अगर आप डाउन पाइप करवा ले, लिटरली ये जापान का बेस्ट साउंडिंग इंजन है। इतनी बढ़िया इसकी हाई पिच है, इतनी बढ़िया साउंड आती है। मेरे लिए फेवरेट साउंडिंग कार्स में से एक है, एक्सेप्ट कि जापान की लेक्सस LF है, बहुत बढ़िया साउंड आती है। और साथ ही में इस वाली जनरेशन के अंदर टोयोटा ने इस गाड़ी की लुक्स ऑलमोस्ट सेम रखी थी, बस थोड़ी बहुत गोल्ड कर दी थी साइडों से। इसकी हेडलाइट्स थोड़ी एडवांस कर दी थी, क्रोम को थोड़ा और डाल दिया था एक्सटीरियर में, इंटीरियर में स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दिया था, साथ ही में अंदर हेडफोन्स डाल दिए थे बढ़िया बढ़िया गाने सुनने के लिए। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को और एडवांस करके उसे पूरा डिजिटल कर दिया था और इसकी ट्रांसमिशन को भी अपग्रेड कर दिया था। और साथ ही में टोयोटा ने इस गाड़ी का एक CNG वाला वर्जन भी लॉन्च किया उस टाइम में, V12 CNG वाला वर्जन। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो आप IGL के गैस स्टेशन में लाइन में लगे हुए अपनी टोयोटा सेंचुरी को लेके उसका बोनेट खुलवा रहे, भाई साहब 700 रुपए की डलवा दो 6 किलो गैस। तो भाई दोस्तों टोयोटा ने सोचा था उस टाइम में, और क्योंकि इस गाड़ी की जापान में इतनी बड़ी डोमिनेंस बढ़ रही थी, तो इसलिए टोयोटा ने सोचा क्यों ना हम इस गाड़ी को बाहर भी एक्सपोर्ट करे और बाहर के लोगों को भी सेल करे। इसलिए टोयोटा ने इस गाड़ी के 100 लेफ्ट हैंड ड्राइव वर्जन को बनाया और जर्मनी, USA और यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट करा। 100 में से सिर्फ इस गाड़ी की 27 यूनिट्स बिकी, बाकी सारी यूनिट्स टोयोटा को अपने सेल्स पर्सन के बीच में बांटनी पड़ी। का मतलब है काफी बड़ी बड़ी गाड़ी बनाना, यूरोप में लग्जरी का मतलब है काफी बढ़िया हाईटेक गाड़ी बनाना जिसमें तगड़ी परफॉर्मेंस है, और यूके में लग्जरी का मतलब है काफी बढ़िया मटेरियल्स का इस्तेमाल करना गाड़ी के अंदर। और इस गाड़ी में ना आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती थी, ना ये गाड़ी हाईटेक थी, और अंदर आपको वूल मिलता था जो कि वेस्टर्न लोगों को पसंद ही नहीं आया। तो ये गाड़ी भाई चली नहीं वहां पे। काश मैं भाई उस टाइम में टोयोटा का एक सेल्स पर्सन होता, बढ़िया मुझे फ्री में सेंचुरी मिल जाती। और इस टाइम में भी इस गाड़ी का प्राइस $1 लाख के आसपास का था, तो ये सस्ती बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि एस क्लास आपको $60-70 के आसपास मिलती थी उस टाइम में, तो काफी महंगी थी ये गाड़ी। आने वाले सालों के अंदर इस गाड़ी की जापान में ऑब्वियसली डोमिनेंस सेम रही, इतनी कुछ ज्यादा बढ़ी नहीं, पर फिर 2018 तक आते आते टोयोटा ने सोचा भाई अब तो इस गाड़ी को अपग्रेड कर ही देती है, काफी ज्यादा पुरानी हो गई है। इसलिए टोयोटा ने इस गाड़ी का थोड़ा बहुत एक नया वर्जन बनाया, जो कि मेरा लीस्ट फेवरेट वर्जन है इस गाड़ी का, जिसमें अगर आप देखें तो गाड़ी की लुक्स थोड़ी बहुत पुरानी रखने की कोशिश करी है, पर आपको सामने बॉक्सी लाइट्स मिलती है, जिसमें अब आपको LED फंक्शन मिलता है, स्ट्रेट आपको बॉनेट मिलता है, डुअल टोन वाली आपको थीम मिलती है, साइड में गाड़ी काफी लंबी सी है, 5.2 मीटर के आसपास की है, आपको व्हील्स बड़े बड़े मिलती है, इसमें फीनिक्स का लोगो है जो कि एकदम अप स्ट्रेट रहता है, जैसे आपको रोल्स रॉयस के अंदर मिलता है। सीधी आपको रूफ लाइन मिलती है, पीछे आपको लंबी लंबी टेल लाइट्स मिलती है, इंटीरियर में आपको वही वूल वाला लेदर मिलता है, पर आपको नई स्क्रीनें मिलती है, थोड़े बहुत आपको प्लास्टिक के बटन्स मिलते हैं इसके डैशबोर्ड में, इसके साइड वाले दरवाजों पे, इसके विंडो कंट्रोल्स के, जो कि थोड़े कम प्रीमियम लगते हैं। और अब इस गाड़ी का प्राइस है $1,70,000 का, तो इतनी कुछ ज्यादा खास नहीं अगर आप देखें। और साथ ही में पहले वाली V12 को डिसकंटिन्यू करके अब इसके अंदर एक V8 डाल दिया था टोयोटा ने, जो कि वो कह रहे कि ज्यादा पावरफुल है, पर आपको इसके अंदर क्वाइटनेस और ज्यादा मिलती है। तो यार V12 इसकी मेरे ख्याल से स्पेशलिटी थी, वो भी टोयोटा ने हटा दी। तो अगर आप देखिए इतनी कुछ खास नहीं है गाड़ी, इसमें आपको V8 मिलता है, प्लास्टिक के आपको बटन्स मिलते हैं, और कुछ ज्यादा हाईटेक गाड़ी नहीं है। तब भी इस गाड़ी की इतनी हाइप क्यों है? क्योंकि टोयोटा ने इसके प्रोडक्शन प्रोसेस को काफी सिंपल रखा हुआ है, इससे गाड़ी एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर बन ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आप देखिए कोई भी नॉर्मल गाड़ी जिसकी प्रोडक्शन होती है वो एक असेंबली लाइन के ऊपर होती है, इसमें गाड़ी आगे जाते रहती है और उसके अंदर पार्ट्स को ऐड करते रहते हैं वर्कर। पर जापान में जिस फैक्ट्री में टोयोटा सेंचुरी की प्रोडक्शन होती है वहां पे कोई भी असेंबली लाइन है नहीं,
नहीं और ये गाड़ी वहीं पे रहती है, वर्कर्स आके इसके अंदर पार्ट्स को डालती है। और साथ ही में इसके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर 5 डिफरेंट प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होते हैं स्टैंपिंग से, फिर जाते हैं बॉडी वर्क पे, फिर जाते हैं पेंटिंग में, फिर जाते हैं असेंबली में और फिर जाते हैं इंस्पेक्शन में। और ये सारे जो काम है मशीनों के द्वारा नहीं होते, हाथों के द्वारा होते हैं उन टोयोटा वर्कर्स से जो कि टोयोटा की बाकी सारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज में काफी सालों से काम करे हुए हैं और उनके हाथ एकदम मंज गए हैं। और अगर आप देखें एक एवरेज गाड़ी में जहाँ पे 4 लेयर्स ऑफ पेंट होती है, इस गाड़ी में 7 लेयर्स ऑफ पेंट होती है। इसके इम्परफेक्शंस को देखने के लिए टोयोटा ने बंदे रखे हुए हैं जिनकी आंखें इतनी शार्प है जो कि एक डॉट को भी देख लेते हैं अगर इसकी पेंट के ऊपर है। और साथ ही में जो भी गाड़ी इस वाली फैक्ट्री के अंदर बनती है उसकी पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनती है, उसकी वीडियो बनती है जो कि ओनर को दी जाती है कि आपकी ये गाड़ी है, इसके पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ये रहा है, ताकि ओनर को भी थोड़ा स्पेशल फील हो। पर दोस्तों अगर आपको पता नहीं तो जापान में एक रूल है जिसमें आप काफी ज्यादा पुरानी कार्स को जापान में रख नहीं सकते। अगर आपको रखना है तो काफी हाई टैक्सेस को पे करना पड़ेगा, इसलिए जापानीज लोगों को फोर्सफुली अपनी पुरानी कार्स को काफी सस्ते प्राइस में बेचना पड़ता है और बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए अगर आप देखें एक टोयोटा सेंचुरी, एक V12 वाली टोयोटा सेंचुरी अब जापान में सिर्फ 12-13 हजार डॉलर या फिर 15 हजार डॉलर के प्राइस में ले सकती है, या फिर 12 लाख रुपए के प्राइस में आप एक प्रॉपर V12 सेंचुरी ले सकती है। और मेरे एक दोस्त ने भी लिया दोस्तों, जिससे बात करके देखते हैं कि हाउ ही फील्स अबाउट द सेंचुरी और क्या हम भी अगर इस गाड़ी को इंडिया में इंपोर्ट कराए तो मजे आएंगे या फिर नहीं। सो नाउ दिस इज मैट फ्रॉम कारसोस एंड ही इज अ प्राउड टोयोटा सेंचुरी ओनर। सो मैट, टेल मी व्हेन डिड यू बाय योर टोयोटा सेंचुरी एंड हाउ मच like tentatively it costed after landing in Australia and all? So I bought my Toyota Century about 6 months ago now. It took about 3 months for it to arrive from Japan to Australia, and it cost me 30,000 Australian dollars, all landed, taxes, and once it goes through the conversion process as well, just to make sure that it is allowed to be driven on the roads in Australia. So yours is the V12 one or the V8 one? V12. Yeah, Okay, 5 so liter yours is the naturally V12. aspirated. And you bought it from the Japanese website directly, or you had someone in between who bought the car, brought it to Australia, and did all the? I have a friend of mine who used to be a car journalist, and he now imports these cars for a living. So he imported it for me. I did nothing. Yeah, he did it all. So there are no import duties in Australia if you bring these sort of cars to Australia and all? No, there are. You do have to pay some fees. To be honest, I'm not even sure what those fees are. All I know is what I paid, which is the $30,000. But it costs like quite a few $1,000s to get it delivered here to Australia, Absolutely. and then to comply it as well. Because that is, I mean, in that price, if you want to buy something, the only thing you can buy in India is, I think so. Do you know Tata Harrier or Tata Nexon, the Indian brand? Yeah, so I do, yeah. that you can buy in India. So we Indians are also really like enthusiastic around these big engine cars. So this is like the cheapest one which you can buy in a V12 format, right? Oh, yeah, 100%. In fact, you can't really buy anything other than like a Lamborghini or a Ferrari with a V12. Like it's the only car, really. Yeah, absolutely. So would you buy this car? I mean, I estimated the cost. I mean, I took a like a tentative cost from a supplier. He told me after like paying all the duties and all, because in India we have very high duties on imported cars. So that would cost around 50k USD in Indian currency if we bring the car to India. Would you suggest if we at that price should we buy this car? Is that worth it at that price? No, it's not. I love the car. I do, but like mine's 2001. Like it definitely has some old quirks to it, and as much as I love the car, I probably wouldn't spend $50,000 on it. Okay, so you would prefer a C class at that price rather than this car, right? Like a new C class? Yeah, a brand new C class. Oh man, it's tough. I don't know if I love the new C class, you know? Or like everyone in my comment section says, get a Mahindra Thar Rocks. Yeah, absolutely. You have not got the Thar Rocks there yet. Not No, even a because Thar in Australia, right? Because of the we Jeep don't have the lawsuit. Thar because Jeep sued Mahindra. But Yeah. तो एसयूवी की बात चली रही है, मैं आपको सेंचुरी एसयूवी के बारे में बताता हूँ जो कि एक तरह से टोयोटा का कलिनन वाला वर्जन है सेंचुरी का, और एक तरह से आप कह सकते हैं सेंचुरी जो है नॉर्मल वाली वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी और टोयोटा इसी वाली गाड़ी को रखेंगे, जिसमें आपको ऑलमोस्ट रोल्स रॉयस कलिनन वाली लुक्स मिलती है और आपको उससे लिमिटेड प्रोडक्शन मिलती है, जिसमें अगर आप सामने देखें तो एकदम इसका स्ट्रेट सा बॉनेट है, एकदम कलिनन जैसा। आपको सीधी सीधी सामने लाइटें मिलती है जो कि स्प्लिट है थोड़ी बहुत जेनेसिस की तरह आपको सामने एकदम ऐसे बढ़िया सी ग्रिल मिलती है जिसमें फीनिक्स का लोगो है। डुअल स्प्लिट वाला आपको बम्पर मिलता है, मतलब
बम्पर आपको ग्रे कलर का मिलता है। साइड में इस गाड़ी की लेंथ है ऑलमोस्ट 5 मीटर से भी ऊपर की और ऑलमोस्ट आपको रोल्स रॉयस कलिनन वाली लुक्स मिलती है, जिसमें एकदम स्ट्रेट इसकी विंडो आर्चेज है, एकदम स्ट्रेट आपको इसके दरवाजे मिलते हैं, बड़े बड़े आपको 22 इंच के लॉयज मिलते हैं क्रोम वाले, और पीछे क्वार्टर ग्लास की शेप भी आपको एकदम सेम मिलती है रोल्स रॉयस कलिनन की तरह। तो यहाँ पे भाई बेशर्मों की तरह टोयोटा वालों ने रोल्स रॉयस की कॉपी कर लिया भाई, क्या चल रहा है भाई ये। साथ में पीछे अगर आप देखें तो रोल्स रॉयस कलिनन वाली आपको शेप मिलती है, एकदम वैसी है दोस्तों, जिसमें थोड़ी इसका टिल्टेड पीछे वाला ग्लास है। डुअल स्प्लिट वाली आपको टेल लाइट्स मिलती है, ब्लैक आपको ओवरऑल थीम मिलती है और काफी अच्छी लगती है दोस्तों गाड़ी। पर दिक्कत क्या है कि टोयोटा के TNGA वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, जो कि टोयोटा का वही वाला प्लेटफॉर्म है जिसमें वो अपनी हाईलैंडर या फिर अपनी सारी मॉडर्न कार्स को बेस करती है। तो ऐसा नहीं है कुछ अलग से इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाए। और इसके अंदर इंजन भी आपको 3.5 लीटर का V6 मिलता है, साथ ही में आपको हाइब्रिड पावर ट्रेन मिलती है, जिससे टोयोटा कह रहे हैं कि आपको और बढ़िया क्वाइटनेस मिलने वाली है इस गाड़ी के अंदर। पर यार वो जो लग्जरी गाड़ी के अंदर V12 या फिर V8 वाली फीलिंग है वो तो खत्म ही हो गई। इंटीरियर में अगर आप देखें तो घुसने के लिए आपको 2 डिफरेंट फॉर्मेट मिलते हैं, या तो आप इसका नॉर्मल वाला वर्जन ले सकते हैं जिसमें आपको 75 डिग्रीज में खुलने वाले पीछे वाले दरवाजे मिलते हैं, या तो आप इसका स्लाइडिंग डोर वाला वर्जन ले सकते हैं जिसमें इस गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे एकदम स्लीमलेसली पीछे स्लाइड करते हैं, काफी ज्यादा कूल लगते हैं, और नीचे से एक फुट स्टेप बाहर निकल के आता है, काफी कूल लगता है। इंटीरियर में अगर आप घुसते हैं तो आपको सारा कुछ लेदर का मिलता है ऑब्वियसली, अब इसके अंदर वूल का इस्तेमाल नहीं करा टोयोटा ने। डैशबोर्ड में आपको 12 इंच की स्क्रीन मिलती है, जो कि दोस्तों थोड़ी चाइनीज वाली फीलिंग दे रही है, सच बताओ तो इतनी अच्छी लग नहीं रही। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको डिजिटल मिलता है, नया वाला आपको टोयोटा का स्टीयरिंग मिलता है। सेंटर कंसोल में आपको थोड़े बहुत प्लास्टिक के बटन मिलते हैं जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। छत में आपको सनरूफ मिलती है, पीछे आपको रिक्लाइनेबल सीट्स मिलती है और आपको ऑप्शन मिलता है पीछे इलेक्ट्रोक्रोमिक शीशे लेने का, जिससे ऐसे बाहर का कुछ सीन अंदर नहीं आने वाला। और बढ़िया बढ़िया दोस्तों आप गाड़ी में मजे कर सकते हैं, इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। पर इस गाड़ी को भी एक्सक्लूसिव रखने के लिए टोयोटा ने कह दिया है कि इस गाड़ी की सिर्फ 30 यूनिट्स बनने वाली है एक सिंगल महीने के अंदर अंदर, मतलब एक दिन की 1 यूनिट बनेगी, एक साल की 365 यूनिट्स बनेगी। और ये गाड़ी सिर्फ टोयोटा जापान के अंदर बेचेंगे और चाइना के अंदर बेचेंगे, तो दे आर एक्सपैंडिंग देयर टेरिटरी। हो सकता है इंडिया में भी कभी आ जाए, मुझे लगता तो नहीं है। इसका प्राइस है $1,60,000 के आसपास का, 1.5 करोड़ की ये गाड़ी वहां पे पड़ती है। और ये गाड़ी भी कोई टोयोटा के नॉर्मल डीलरशिप से आप ले नहीं सकते, ये भी ऑलमोस्ट इनवाइट ओनली गाड़ी है, जब आप ऐसे बढ़िया बढ़िया टोयोटा के बढ़िया कस्टमर होते हैं। अगर आपने उनकी 10 फॉर्च्यूनर ले ली, 2-4 लैंड क्रूजर ले ली, तो ये गाड़ी आपको ऑफर हो सकती है। फिर तो यार इंडिया के हर दूसरे पॉलिटिशियन को ये गाड़ी ऑफर हो जाएगी, आप कहोगे। शायद दोस्तों ऐसा हो सकता है, इसका कोई भी ऐसे प्रॉपर सिस्टम नहीं बता रखा कि कैसे इस गाड़ी को लिया जा सकता है। या तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, या तो आपको सेकंड हैंड मार्केट से लेना पड़ेगा, या तो आपको टोयोटा का बढ़िया कस्टमर बनना पड़ेगा। और अगर आप कहेंगे तो हम रियल लाइफ में एक टोयोटा सेंचुरी का रिव्यू करेंगे जैसे हमर का किया था, तो उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक अभी करना है, तभी वो रियल लाइफ रिव्यू होने वाला है और पक्का होगा।